लेकिन सिंध के अंदर लोगों को जाने के लिए इनके अब हाल ये है, मैं ये बड़ा क्लैरिटी से बताना चाहता हूं, इनका अब इनके एमएनएस और एमपीएस का हाल ये है कि ये अपने घरों से छुप छुप के निकल रहे हैं। ये पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक इनके ऊपर पड़ जाती है, क्योंकि पब्लिक बेचारी अब जो भूखा है ना बेचारा कई दिनों से, और उसकी फैमिली भी भूखी है, वो इनको नफरत की नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि 15 साल से इन्होंने उसी पब्लिक का पैसा जो उस हक का था लूटा, ना पीएफसी किया, ना कोई डेवलपमेंट की। एक चीज़ बड़ी हो गई, इनके बैंक अकाउंट्स का बैलेंस। तो मैं सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी से और सारे एनजीओ से, सारे पाकिस्तान से, हर एक से अपील करता हूँ, खुदारा जो आप कर सकते हैं, एक की जान बचाओ तो ऐसे है कि तुमने इंसानियत बचाई। जो जो कर सकता है वो खुदा के वास्ते, ये सिंध के लोग हम कर रहे हैं, जितनी हम कोशिश कर सकते हैं, जितनी मदद कर सकते हैं वो करें, अपने तौर पे करें। कोई एनजीओज कर रहे हैं काम, हम कर रहे हैं काम, और जो भी कर रहा, मैं इस वक्त पॉलिटिकल बात ही नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी के साथ जिसके साथ आपका भरोसा, खुदा के वास्ते ये मजलूम लोगों की जो मर रहे हैं वहाँ पे, अब भूख से मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ इनकी मदद करें। ये हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, ये आपकी नज़र के सामने शायद ना हो, टीवी पे आप देखते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ हालात क्या हैं। दूसरा आ जाए जी, इसी से मैं रिलेट कर देता हूँ, इन्होंने कराची इलेक्ट्रिक के साथ बिल में केएमसी का भी ठोक दिया है चार्ज कि जी कराची इलेक्ट्रिक जो है वो अब केएमसी के पैसे भी इकट्ठे करेगी गन पॉइंट पे, यानी कि ये पैसे ले रहे हैं, क्योंकि वो अगर नहीं देंगे, वो अगर किसी का 10,000 रुपये बिल है और 200 रुपये उसका केएमसी का आ गया, वो 10,000 200 देगा, नहीं देगा तो उस बेचारे की बिजली कट जाएगी। तो वो गन पॉइंट पे ले रहे हैं, गन पॉइंट पे ले रहे हैं। कोई बचत तो है नहीं, किसी का 50 है, किसी का 200 रुपये शायद मैक्सिमम है। अगर ये पैसे ले रहे हैं तो लोग, अब मेरा फ़ोन भर गया है, हर आदमी मुझसे कह रहा है कि अगर कराची इलेक्ट्रिक पैसे ले रही है, वो कलेक्शन एजेंसी बनी हुई है, तो फिर जिम्मेदारी भी कराची इलेक्ट्रिक ले। ये अगले इस मजबूरी में लोग दे रहे हैं, क्योंकि वो बिजली के बगैर तो नहीं रह सकते। ये ना हो कि जैसे आपकी मीडिया की भी स्क्रीन की जीनत बनी और सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, ये ना हो कि आप ये पैसे भी इकट्ठे करें और आप इस शहर का, जो जिस शहर को यतीम छोड़ा हुआ है, इसकी रोडें तबाह हैं, पॉट होल्स हैं, खड्डे हैं, कचरा पड़ा हुआ है, नाले बंद हैं, हॉस्पिटल तबाह हैं, कोई चीज़ यहाँ ठीक नहीं है। वो डिफेंस का भी यही हाल है और बाकी इलाकों का भी यही हाल है। कैंटोनमेंट के तो, वो कैंटोनमेंट में जो लोग रहते हैं उनके बिलों में तो नहीं डाले हुए, तो मैं कैंटोनमेंट के सारे जो हजरात हैं, जो भी कैंटोनमेंट बोर्ड को मैनेज करते हैं, उन सबसे गुजारिश करूँगा कि वॉर फुटिंग के ऊपर आप ये काम, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें। लेकिन ये ना हो कि आप ये पैसे भी इकट्ठे करें और ये आप सफाई भी ना करें और कचरा भी ना उठाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ना करें। ये ना हो कि कराची की आवाम सारी की सारी फिर सारा कचरा उठाए रोडों से और केई की गाड़ियों में या केई के दफ्तरों के बाहर जाके डंप कर दे, क्योंकि कलेक्शन तो आप कर रहे हैं। तो मैं कराची इलेक्ट्रिक वालों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप ये कलेक्शन तो कर रहे हैं, मजबूरी है, सरकार का हुक्म है, सरकार में ही है, बट आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि फिर आप इनके ऊपर प्रेशर डालें, क्योंकि अब हम तो प्रेशर डालेंगे। ये पूरा इलाका यहीं से ये जो बलोच कॉलोनी का जो बाईपास है, जो ब्रिज है, उसके साथ इन्होंने पूरा जीटीएस बना दिया है। तब यानी कि पूरे कराची का कचरा वहां लाके जमा कर रहे हैं, एक तबाही है। वहां सामने रहते कैसे लोग पीएस 104 में, मैं तो वहां एमएनए था, सईद गनी तो अभी भी मिनिस्टर है। कोई तुम शर्म नहीं आती, तुम लोग कर रहे क्या? और शहर के बीच में तुमने उठा के कचरा को उठाने का वो बना दिया। तो ये सिंध सरकार होश के नाखून ले, चीफ मुंशी साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएं, जितने दिन भी उनके बाकियात उनकी रह गई हैं, को थोड़ा बहुत शहर के लिए काम कर लें। अब मैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूं। आज एक मॉडल टाउन का कातिल और भी बड़े जगहों का कातिल, पाकिस्तान के सारे केसेस उस पर बने हुए, पता नहीं कौन कौन से केस है, इतने तो मुझे कानून भी शायद किसी वकील को नहीं पता होंगे जितने केस उस पर बने हुए हैं, जिसको
पाकिस्तान के ऊपर एक मुसल्लत कर दिया है इंटीरियर मिनिस्टर बना के, वो कराची शहर तशरीफ ला रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं? बहाना क्या बना रहे हैं कि जी वो जाएंगे MQM के दफ्तर, वो जो 3 उनके लोग जिनकी बेचारों की लाशें मिली हैं उनकी ताज़ियत पे। ओ भाई, तुम इंटीरियर मिनिस्टर हो, तुम्हारे अंडर ये लोग मिले हैं, तुम्हारी हुकूमत में ये लाशें मिली हैं, तुम पे तो FIR करनी चाहिए। तुम उधर ताज़ियत के लिए क्या जा रहे हो? ये वो अल्ताफ हुसैन नहीं पहले करता था, खुद ही लोगों को मरवा के तो खुद ही MQM का झंडा चढ़ा के तो एक वो 2-3 देखें बिरयानी की, जिसकी आज तक बिरयानी वाले कहते हैं मैं पेमेंट भी नहीं, वो भिजवा देता था कि जी हमारे लोग शहीद हो, खुद मरवाता था और खुद ये करता था। ये राना सनाउल्लाह भी ये वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा है। ये कराची पहुंच रहा है और कराची पहुंच के वहां जाएगा और पता नहीं वहां क्या करेगा, ये असल में मैं बताता हूं क्या है। लेकिन उससे पहले मैं जरा MQM वालों से भी पूछता हूं, को गैरतमंदी का मुजाहरा करें। आप खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आप पार्टी के सरबराह हैं, आपने तो अभी तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। फैसल सब्जवारी से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई हुकूमत सरकार के खिलाफ, वो वजीर हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, वो वाली मेरी टाइम जिसमें मैं था। शाम को मुर्तज़ा वाब के गले में हाथ डाल के खड़े हुए। थोड़ी गैरतमंदी दिखाएं, मुंह पे मारे इनके हुकूमत और इस्तीफा छोड़े, पता चल जाएगा ये कितनी देर खड़े हुए हैं। 2 सीटों पे तो ये बैठा हुआ है क्राइम मिनिस्टर। तो दूसरा आपका हाल ही, अच्छा अगर राना सनाउल्लाह ने आना ही है तो उन 3 के घर जाए जिनके घरों से बेचारों के जिनकी लाशें मिली हैं। ये जिनके पास जा रहा है ये तो बेचारे जनाजे में जाते हैं तो उनके घर वाले उनको जनाजे से निकाल देते हैं, उनके पास क्या करने जा रहे हो? ऊपर से आ जाए जी ये इन्होंने जो किया मिसिंग पर्सन्स की बात, और यही तो मिसिंग पर्सन है। हमने जी, मैं आपको बता देता हूं, हमारी हुकूमत में इमरान खान की जब वजीर आजम थे, हमारे हुकूमत में हमने नेशनल असेंबली में मिसिंग पर्सन्स का लॉ, शीरी मजारी की वजारत थी ह्यूमन राइट्स की, हमने नेशनल असेंबली में टेबल किया था। और अपोज किसने किया? जिसके साथ तुम आज पार्टनर हो। और वो कमेटी में भिजवा दिया गया, पास नहीं होती, कमेटी में जाएगा HR की। भाई साहब, अगर HR की कमेटी में जाना था तो आप तो हमारे साथ खड़े थे उस वक्त मिसिंग पर्सन के लॉ में। तो आज आप जिन लोगों ने इसको अपोज किया मिसिंग पर्सन लॉ में, आप उन्हीं के गले में बैठे हुए, उन्हीं के साथ पार्टनरशिप, दोनों जमातें थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनके साथ जाके मिल गए। लाशें तो उन्होंने गिराई थी, हमारे जमाने में तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, इन्हीं के दौरों में ऑपरेशन हुए, इन्हीं के दौर के मिसिंग पर्सन से हमने असेंबली के अंदर कानून टेबल किया। खुद कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ के जमाने में जो 3.5 साल थे सबसे ज्यादा हमारे काम हुए, ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। वो तो फिर उधर क्यों बैठे उनके साथ जाके, चोरों के साथ? कोई गैरतमंदी का दिखाओ कोई थोड़ी सी। और अब फरमा रहे क्या है, इनका एग्जिट क्या है? इनका एग्जिट यह है कि जी हर MPA को 12 करोड़ रुपए दे देंगे। साईं सरकार कहती है जी 12-12 करोड़। ये लाशों की सियासत करते हो, तिजारत करते हो, लाशों की सियासत की तिजारत हो गई है। तो 12 करोड़ रुपए लेके भूल जाओगे तो उनको दो ना, जिनके बेचारों के घर से ये जिन घर वालों को मैयतें मिली हैं जिनकी, उनको क्या दिया? ये MPA को 12 करोड़ रुपए दे रहे हो, इनको क्यों दे रहे हो? ये तो बैठे हुए उनके साथ, ये जाके अपनी डेवलपमेंट करवा ले डायरेक्टली। इनको क्या, सरकार में बैठे हैं, अब तो सरकार भी इनकी है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी इनकी है। ना इनको गवर्नर मिला, ना इनके मिसिंग पर्सन मिले। हाँ मिल रहे हैं, वो बेचारे मैयत में मिल रहे हैं, मैयत। ना लोकल एडमिनिस्ट्रेटर मिला कराची और हैदराबाद में, जो कि वैसे भी सियासी होना नहीं चाहिए। वो मुर्तज़ा वाब भी गलत लगा हुआ है, ये भी गलत मांगते थे, लेकिन चले इनकी डिमांड थी। ना इनको वो मिला, ना इनको कोई वो फंड मिले, ना कराची की डेवलपमेंट हुई, और ना महंगाई कंट्रोल हुई। बड़ी थी इमरान खान के ज़माने में, हमने इसलिए छोड़ा कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही थी। खुदा के वास्ते महंगाई अब कंट्रोल नहीं हो रही थी।
178 छोड़ के गए थे, डॉलर 230 रुपए का हो गया। पेट्रोल कितने पे छोड़ के गए थे, पेट्रोल कितने का हो गया? वो हाँ, वो 90 को भी आग लग गई। मैंने सुना खुर्शीद मेमोरियल हॉल का भी कोई, मैंने सुना है कि आगे पीछे कोई स्टोरी चल रही है। ये तुम्हारी सियासत रह गई है। अगर गैरत पकड़ो और इनसे इस्तीफा दो असेंबलियों से, या इनकी हुकूमत को कम से कम छोड़ के अपोजिशन में बैठो, बात तो फिर होगी। अभी भी 7 वजारतों के मजे भी लेने इंडिविजुअली और कलेक्टिवली पूरे सूबे का, पूरे सिंध का और ख़ास तौर पे शहर कराची की तबाही में भी तुम्हारा साथ है। अपनी जमात भी तुमने तबाह की। अब आ जाए जी तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैं आपके सामने पॉइंट है। देखें, खान साहब ने कल तकरीर की है और खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा है और बड़ी क्लैरिटी से कहा है कि अगर किसी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव 2 नंबर लग जाए, वो कंपनी बैठ जाती है। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, अगर किसी कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO या चीफ अकाउंटेंट, अगर वो 2 नंबर लग जाए तो वो कंपनी भी बैठ जाएगी। उसने 2 नंबरी करनी है अकाउंट्स में, पैसे करने, चोरी करने, छुपाने। अब इस वक्त जो पाकिस्तान का CFO लगा हुआ है यानी कि पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर, मैं पिछले मेरे ख्याल में जब से मैं कहता हूं, मैंने हुकूमत ने भी इसको उठाया था कि मिफ्ता इस्माइल और मिफ्ता इस्माइल की कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस है। मैंने कई दफा कहा है, चैलेंज किया है कि मिफ्ता इस्माइल मुझे डिफेमेशन का लॉसूट मेरे ऊपर केस करे। वो क्या अली जदी झूठ बोल रहा है मेरी कंपनी पे और मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहा है, केस करो मुझ पे। मैं कई दफा कह चुका हूं। वो क्यों नहीं करता केस? वो केस इसलिए नहीं करता कि जब कोर्ट में जाएगा तो मैं सबूत सामने रख दूंगा। अभी सामने रखूंगा, वो फायदा कोई नहीं है, क्योंकि नैब की भी इन्होंने लॉ को गलत इस्तेमाल किया और सारे केसेस कूसेस, अपने जितने केसेस इनके ऊपर बने हुए थे, क्योंकि इसका तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क का, प्राइम मिनिस्टर, वो खुद अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर भी उसी के साथ है मिला हुआ। अब मैं आपको सिर्फ एक केस आपके सामने रखने लगा हूं, अकाउंट नंबर और सब चीज़ों के साथ, और मैं उसके बाद एक डिमांड भी रखूंगा सरकार से। ये बैंक अल फलाह में इन्होंने अकाउंट खुलवाया मिफ्ता साहब ने, और एक अकाउंट खुलवाया हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक में। बैंक अल फलाह का जो अकाउंट नंबर था अपने नाम पे, अकाउंट नंबर था 100,432,6467। हबीब मेट्रोपॉलिटन का अकाउंट नंबर था 611203117114202848। दो हबीब मेट्रोपॉलिटन की भी मेन ब्रांच में और बैंक अल फलाह की भी मेन ब्रांच में। ये जो अकाउंट है दोनों 2013 से 2018 के बीच में इन पर्सनल अकाउंट्स में, जाती अकाउंट्स में 1 अरब 30 करोड़ रुपए की वायर ट्रांसफर आती हैं। टीटी जिसे कहते हैं, टीटी शरीफ नहीं है, ये टीटी इस्माइल भी है। 1 अरब 30 करोड़ रुपए के वायर ट्रांसफर आते हैं, और कहां से आते हैं? UAE से, बहरेन से और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से, ऑफशोर कंपनियां जहां बनती हैं। कौन भेजता है? एक इस्माइल अहमद साहब हैं जो उनके भाई हैं, और फरजाना साहिबा जो शायद इनकी भाभी हैं। जितने पैसे इनके पास आए उसमें से ज्यादातर पैसे इन्होंने ट्रांसफर कर दिए वक्तन ब वक्तन इस्माइल इंडस्ट्रीज में। जब ये एक्टिविटी हुई तो स्टेट बैंक का एक FMU के एक होता है, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, वो एक सस्पिशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जनरेट करता है, जैसे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जैसे कहते हैं STR। तो FMU एक STR इशू करता है, जनरेट करता है। उसके तहत
ये नैब को भेजा जाता है। अब इन्होंने नैब का कानून अमेंड कर दिया है, एएमएलए कर दिया है, और अमेंड करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग की जुरिस्डिक्शन नैब से हटा दी है। लेकिन एक बात याद रखें मिफ्ता साहब, कि जुर्म कभी मरता नहीं है। जुर्म हमेशा इन्वेस्टिगेट होके या गिल्टी होता है या नॉट गिल्टी होता है। क्राइम नेवर डाइज, इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। जब आप एक छोटा से इशू के ऊपर जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इमरान खान साहब के, जो कि कोई जिसमें कानून नहीं तोड़ा गया, तोशे खाने पे इतने बड़े केसेस बना रहे हैं और तमाशा लगाया हुआ आपने टीवी के ऊपर। मैं ये पूछता, अच्छा ये बात याद रखें कि ये इस दौरान जब ये बड़े ट्रांजैक्शन हुए, ये बड़ी पते की बात मैं आपको बता रहा हूं, मिफ्ता इस्माइल स्वी सदर्न गैस कंपनी एसएसजीसी के बोर्ड के चेयरमैन थे, और उनके भाई पोर्ट कासिम के बोर्ड पे बैठते थे। और जो 2 नंबरी गैस के टर्मिनल्स में हुई हैं लगाने में, खास तौर पे जो दूसरा टर्मिनल है इकबाल ज़ैड अहमद का, जो 2 नंबरी उस पर हुई हैं, जिसका केस इस वक्त हम लेके गए थे, हमने किया था, वो इस वक्त लंदन के अंदर आर्बिट्रेशन कोर्ट में लगा हुआ है। $50 मिलियन का केस है, और एक दूसरा 2 केसेस हैं जिसको ये हुकूमत ख़त्म करना चाह रही है। ये भी मैं बता रहा हूँ, ये हुकूमत ख़त्म करना चाह रही है। ये $50 मिलियन का उसको फेवर करना चाह रही है इकबाल ज़ैड अहमद को। ये पार्टनर थे सारे, खाकान, मिफ्ता, मरियम का सन इन लॉ, ये सारे इकबाल ज़ैड अहमद के पार्टनर्स हैं। ये मैं क्लेम कर रहा हूं। पोर्ट कासिम पे लगा हुआ है, और वो इकबाल ज़ैड अहमद हर एक को खरीद लेता है, जो उसके ऊपर आता है वो हर एक को खरीद लेता है, गैस के कोटे दे दे के। बड़े बड़े इस मुल्क के बहुत बड़े बड़े लोगों को इकबाल ज़ैड अहमद ने खरीदा है। बड़ा प्रेशर मुझ पर भी डलवाया था जब मैं वजीर था, हर तरफ से डलवाया था। इकबाल ज़ैड अहमद, जिसका टर्मिनल नंबर 2 है, जिसको $2.5 लाख या $2.25 लाख हर रोज हुकूमत पाकिस्तान देगी। 15 साल तक, उसमें 5 साल गुजर गए, 6 साढ़े 5 साल इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था रीगैसिफिकेशन के। पे टेक और पे का है ना, आप लाएं गैस के नाला, उसको आपने रीगैसिफिकेशन के पैसे देने, वो एक अलग केस है, उसकी एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती है, वो बहुत लंबी, वो भी मैं आपको बताऊं। ये उस जमाने की सारे वायर ट्रांजैक्शंस हैं मिफ्ता साहब के। तो मैं अब ये डिमांड करता हूं कि केस जब तक डिसमिस नहीं होता, जब तक कोर्ट ऑफ लॉ इसको डिसमिस ना करे, केस और क्राइम जिंदा रहता है। मेरी ये डिमांड है। एसटीआर अभी नैब में पड़ी है, नैब के पास से मैंडेट ले लिया गया है। नैब को चाहिए कि ये केस इमीडिएटली एफआईए में भेजे, और एफआईए इसकी पब्लिक हियरिंग्स करे, बंद कमरों में नहीं, पब्लिक हियरिंग्स करे। आपके सामने बड़ी चीजें खुलेंगी। बुलाए इसको, मिफ्ते को, बहुत बड़ा मनी लॉन्डर है। और मैं आखिरी बात ये करने लगा हूं, इसकी अफगानिस्तान की भी मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके भी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत दूंगा। दोबारा कह रहा हूं, मुझ पर डिफेमेशन का लॉ सूट कर सकते हो तो करो, मैं वहां कोर्ट में भी जमा कराऊंगा। नहीं कर सकते, इंशाल्लाह मैं आपको, मेरे पास वो सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो भी मैं आपके सामने ला के मिफ्ते का रखूंगा। तो ये इस मुल्क के अंदर जो महंगाई का बम फटा है, तूफान है, वो इसलिए है कि इनके पास ना कोई प्लान है सिवाय इसके कि ये अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और अपने नैब के केसेस ख़त्म कर दें, ना इनके पास कोई प्लान है सिवाय इसके कि ये और डीलें कैसे काट के माल बनाएं और पैसे अपने बाहर कैसे करें, ना इनके पास कोई प्लान है कि ये अर्थ को एक खुदा, ये जो फ्लड्स आए, फ्लड्स को कैसे डील करें, ना इनके पास कोई प्लान है कि मुल्क जिस हालात में आके खड़ा हो गया, आज गरीब आदमी की कमर टूट गई है, कि उसको इससे कैसे निकालें। हर जगह जाके कहता है मैं आपसे, मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन आप मेरी मदद कर दें। मैं भीख मांगने तो नहीं आया, लेकिन आप मेरी मदद कर दें। और हमें तो मुल्क, हमारे मुल्क को बेकारी बना दिया। तुमने बनाया बेकारी, तुम सारी दुनिया में मजाक उड़वाया तुमने।
वो अमेरिका के कॉमेडी शोज में भी तुम्हारा मजाक उड़ रहा है। जितना पाकिस्तान की बेइज्जती तुमने करवाई है शहबाज शरीफ और तुम्हारी टीम ने, शर्म आती है देख के कि ये हमारे वजीर आजम है, इनको जो उन्होंने जैसे ये मुसल्लत हुए रजीम चेंज के थ्रू, हमें तो समझ में नहीं आती कि ये किस सारे केसेस इनके ऊपर बने हुए हैं, अभी तक हुकूमत में कैसे बैठे हुए, इनके केसेस क्यों नहीं हो रहे। आखिरी बात यह है कि जाता है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिसिंग पर्सनस के ऊपर सुनने, जब अपनी हियरिंग आती है इंडाइटमेंट की FIA के मनी लॉन्ड्रिंग में, उस दिन ये कभी बीमार होता, कभी कमर में दर्द होती, कभी कैबिनेट मीटिंग हो जाती है। तो हम अब पूरे पाकिस्तान में जैसे हुआ इस तरह कराची में भी, ख़ास तौर पे सिंध में भी ये मुबीन जतोई बैठे हैं, हम पूरे सिंध में अब हम एक पूरी मुहिम लॉन्च कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ एहतजाज की, जिसकी हम वक्तन हम आपको बताते हैं। जी सर। अच्छा अली भाई सर, अरबों रुपए खान साहब को मिले हैं, आपने बरसात मुसाफिरीन का जब जिक्र किया, तो वो अरबों रुपए कब मिलेंगे लोगों, जब इस वक्त जो मुश्किल में है लोग, इस वक्त बड़ा अच्छा टाइम है, एक पॉलिटिकल गेप भी है पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट है, खासतौर पर सिंध के जो अंदरूनी, जिसको आप अंदरूनी सिंध कहते हैं, उन अजला में कोई अल्टरनेट नहीं लोगों के पास, पॉलिटिकल क़यादत नहीं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं हुकूमती पार्टी, उस पर कई इल्ज़ाम हैं। तो कब आप वो वैक्यूम फिल करेंगे, खान साहब को वहाँ खैरपुर नाथन शाह जहाँ आप पहुँचे वहाँ पहुँचाएंगे, मेयर पहुँचाएंगे, इतनी दूरी क्यों है पॉलिटिकल लीडरशिप? मैं आपको देखें, दो आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक सवाल के वो पैसे कब डिप्लॉय होंगे, दूसरा के खान साहब सिंध कब आए, ये दो हिस्से। पहला मैं आपको जो पैसे रेज हुए हैं वो दोनों सूबाई हुकूमतों के अकाउंट में रेज हुए हैं, यानी कि एक CM KPK का अकाउंट है और दूसरा CM पंजाब के अकाउंट में है। ये जो हम देखें, हम हर चीज़ बाय द बुक फॉलो करते हैं, सरकार के रूल्स के हिसाब से इस फंड्स की डिप्लॉयमेंट होगी, बिकॉज जब सरकार के पास पैसा आता है तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, किसी के ज़ाती अकाउंट में तो नहीं है। अभी तक हम जो काम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, और आपने जैसे कहा भी और आपको पता भी है कि मैं कई ट्रिप लगा चुका हूँ, मैं फिर जा रहा हूँ मीरपुर खास, और इस साइड पे नहीं गया था, मैं वहाँ जा रहा हूँ। हर रोज़ मैं ये नहीं चाहता कि खान साहब 3 घंटे के लिए आके चले, हर रोज़ तो खान साहब की कोई ना कोई हियरिंग चल रही है इस्लामाबाद के कोर्टों में। कभी दहशतगर्दी का मुकदमा बनाते हैं, कभी तोशे खाने का बनाते हैं, कभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बनाते हैं, कभी कुछ एक बनाते हैं, कभी दूसरा। वो शाम को निकलते हैं जलसा करके 2 घंटे के लिए वापस आ जाते हैं। तो एक हमने पूरा ये जो इसका डिप्लॉयमेंट का प्लान है, जिसको सानिया निश्चर हेड कर रही हैं, उसका एक पूरा डिप्लॉयमेंट का प्लान है। जब ये आफत आती है ना, तो रेस्क्यू का काम कोई भी इंडिविजुअल जमात या NGO ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती, ये स्टेट करती है, क्योंकि स्टेट के पास मशीनरी होती है रेस्क्यू के लिए। हम जब वहाँ गए थे, जो सारे जगह गया हूँ मैं, तो वो जो रेस्क्यू किया वो उसमें पाकिस्तान नेवी हो गया या पाकिस्तान आर्मी हो गया और एयरफोर्स के भी काफ़ी सारे जो ये लोग थे, इनकी तो आपको प्रेजेंस भी नज़र आती है और वो नज़र भी आ रहे हैं कि लोगों को रेस्क्यू करने। ये PDMA और का कोई वहाँ दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, और इन्होंने भी कुछ, सरकार ने जो पैसे कटे इन्होंने भी आज तक अपना प्लान नहीं दिया। तो हमारा प्लान आपको मिलेगा, अब वो कल खान साहब ने टेलीथॉन्स में अनाउंस करते गए। हमने पूरा डेटा इकट्ठा करके, देखें राशन इस वक्त क्या ज़रूरत है, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। नंबर 1 ज़रूरत है, 3 चीज़ों की ज़रूरत है, राशन, टेंट्स, मच्छरदानी, सॉरी चौथी दवाएं, क्योंकि वहाँ ये बीमारियाँ भी हैं जिसकी दवा नहीं मिल रही, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। मच्छरदानियाँ चाहिए, टेंट चाहिए क्योंकि लोग खुले आसमान के नीचे बेयारो मददगार पड़े, और राशन चाहिए, लोग भूखे हैं। वो हम रोज़ भिजवा रहे हैं, जितना हमारी में दम है। कराची के लोगों ने हमें मदद कर रहे हैं, हम वो रोज़ भिजवा रहे हैं। पूरे सिंध से लोग, पाकिस्तान से बाहर भी जो भी कर रहे हैं वो भिजवा रहे हैं। आज भी हमारे 500 टेंट जा रहे हैं, आपके इतलात के लिए। आज भी हम खैरपुर नाथन शाह में ही 500 टेंट हम आज भी भेज रहे हैं। टेंट सिटी जो है और एक्सपेंशन हो रही है, उसमें जो मैंने आपसे कहा था 1000 हो जाएंगे, और उसके अलावा हम 2-3 टेंट सिटीज़ और बना रहे हैं। लाड़काना के लिए भी हमने बुक किए हैं, और वो अवेलेबिलिटी के ऊपर भी है ना, क्योंकि सब जा रहे हैं तो जितनी जितनी अवेलेबिलिटी होती है। दूसरी जो आपने बात की, जब वो प्लान बनेगा, जैसे ये 2-4 दिन के अंदर, ये 5 दिन हफ्ते भर में ये केसेस ख़त्म हो जाएंगे सारे, उसके बाद खान साहब का पूरा प्लान है, डिटेल हमने बना के शेयर उनसे किया हुआ है कि वो सिंध के हर ज़िले में इंशाल्लाह जाएंगे, और ख़ास तौर पे उन ज़िलों में ज़रूर जाएंगे वो जो लेफ़्ट बैंक जहाँ पे सारी तबाही हुई है,
वो तो बिल्कुल ही तबाह है ना, यानी कि जैकाबाद से लेके मच्छर लेक तक पानी पानी है। वो 250 पौने 300 किलोमीटर बनता है ऐसे, और कहीं कहीं तो 20 25 30 किलोमीटर तक गहराई में पानी है। यानी कि मैं सिर्फ कराची वालों को समझाना चाहता हूँ कि अगर आप ये समझे, मैं तो देख के आया हूँ, मैं आपको सिर्फ ये समझा, आप ये समझें कि अगर ये जो सी व्यू है, ये जो कोस्टल बेल्ट, अगर ये दरियाए सिंध है तो बैरिया टाउन तक पानी है। अब उसमें जो भी आया गांव शहर सब डूब गया। अब वो पानी ऐसा ऐसा रिसीड कर रहा है, और जहाँ कुछ तो ऐसी जगह है मुझे लगता है महीनों पानी नीचे नहीं जाएगा। यानी कि आपने खैरपुर नाथन शाह की बात की, खैरपुर नाथन शाह के जब आप वहाँ जाएं तो इंडस हाईवे के ऊपर आप किश्ती में जाते हैं। कुबो सईद खान, हाँ, कुबो सईद खान, कुबो सईद खान में भी यही हाल है, लाड़खाना के भी आप जाते हैं किश्ती में, पेट्रोल पंप की छतें नजर आती हैं आपको। हाँ, पेट्रोल पंप की छत ऊंची होती है, घरों की छतें तो फिर नीचे हैं, वो तो नजर ही नहीं आते। अभी थोड़ा जिस दिन मैं गया था थोड़ा पानी कम हुआ तो स्ट्रीट साइंस नहीं होते जो लेफ्ट जाएं राइट जाएं, ये वो स्ट्रीट साइंस थोड़े थोड़े पानी से निकल के ऊपर आए थे, वो भी 8 फीट के होते हैं, तो भी 7 फीट पानी था। तो ऐसा, और जो कल से वो इमेजेस आ रही हैं, जो लोग मतलब मैं वो जो लोग बेचारे डूब गए थे, जब वो पानी जहाँ जहाँ उतर रहा है और उनकी लाशें अंदर से निकल रही है गली हुई, अल्लाह माफ़ करे, मैं ये सारा सवाल होगा, ये बैठे हैं 15 साल से, इनसे सवाल होगा कि वो कहता है सीएम डैमों से पानी नहीं रुकता, हाँ, वाटर रिजर्वायर से मुझे कोई समझा दे पानी। वो पूरी दुनिया के अंदर ये प्लान बनता है, एडवांस में प्लानिंग होती है, पानी का रास्ता ये होगा। पानी का रास्ता सदियों से वही है, पहाड़ियों से आता है नीचे जैकाबाद में पानी, वो कोई आज से नहीं है। बलूचिस्तान में इधर हब से आता है पानी, दरिया फैलता है, कच्चे में पानी आता है, वो कच्चे में तो हर जब भी बारिश होगी कच्चे में ही जाएगा, वो पानी कच्चा होता है। इसलिए तुम लोगों को वहाँ बात करते हो, ज़मीनों पे कब्जे कराते हो, लोगों के गांव बनवाते हो, क्योंकि वो ज़मीन तुम्हें फ्री में मिलती है। फिर कोई इसकी 15 साल से प्लानिंग नहीं की हुई, तो डायरेक्ट जिम्मेदारी ये खुद है जी। बंद सोमरो साहब, ये मैं अब क्लेम कर रहा हूं, आप याद करें एक मीडिया ब्रीफिंग हो रही थी, उसमें नादिर मक्सी साहब और मुराद अली शाह, उसका मैं नाम ही नहीं लेता, अनवर क्या नाम है उसका, बाकी छोड़ो उसको, ये बेबी जरदारी और क्राइम मिनिस्टर शाह सब खड़े हुए थे, एक नक्शा लगा हुआ था, और नादिर मक्सी कह रहा था आप पहले भी लेट हो गए, ये फैसला आप अभी फटाफट करें, आप फिर लेट हो जाएंगे, ये डूब जाएगा सारा इलाका। वो खैरपुर नाथन शाह की बात कर रहा। इन्होंने बिलावल ने फाइनली कहा कि जी ये बातें अंदर करते हैं, यहाँ नहीं करें, क्योंकि सारा मीडिया खड़ा। 15 मिनट तक वो बहस कर रहे थे एक दूसरे से। मुराद अली शाह को नादिर मक्सी कह रहा था कि आप लेट हो गए, वो कहता गया कि आप लेट हो गए, पहले भी आपने लेट किया, फिर लेट हो रहे हैं, ये तबाही होने वाली है। इन्होंने बंद वहाँ भी तोड़े जहाँ जहाँ इन्होंने अपनी ज़मीन में। मीरपुर खास और बदीन के बीच में एक दरिया है, जैसे MMD कहते हैं, मीरपुर खास ड्रेनेज। मैं वहाँ खुद जाके आया, रात को अंधेरे में बड़ी मुश्किल से गया, वो मैंने ट्वीट भी की थी वीडियो। वो अपनी मदद आप लोगों ने बदीन में बंद बनाया, 5-6 किलोमीटर का सैंड बैग लगा लगा के, हाँ, क्योंकि वो जब 2010 ये थोड़े 3-4 साल पहले छोटा फ्लड आया था, उसमें अपनी मदद आप बनाया, क्योंकि वो सारा पानी ऊपर से वो सारा बदीन के जो छोटे बेचारे फार्मर्स हैं उनमें चल जाता है। अब उस तरफ ज़मीन है तालपुर साहब की, एक दिन रात को जनाब 2 जगह से वो बंद टूट जाता है, वो सारा पानी वो इधर आ गया। 10,000 खानदान होमलेस हो गए कुछ घंटों में। ये तो बिल्कुल एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है, यानी कि ये गलती नहीं है, गलती से क्राइम, ये असल में ही क्राइम है, ये खुद ही क्रिमिनल है जी। थैंक यू वेरी मच।